आप नदियां नाले साफ कर रहे हैं तो कम से कम ये रास्ते और कचरा यहाँ से उठाओ। ये जो पूरा औरंगाबाद का कचरा हमारे यहाँ लाके डाल रहे हो, आपने वो उधर से उठाया और इधर लाके डाल रहे हो। हमें सारी सुविधा तो बिल्डर ने प्रोवाइड की थी, लेकिन ये एमसी वाले और बाकी लोग जो हमें इंसान समझते ही नहीं, जो नेता है वो तो सिर्फ इस ओर में लगे हैं कि मैं कैसे आगे जाऊं। थोडंसं लक्ष देऊन ते इथून हटवावा, नाही तर लोक असेच मरतील इथे काही दिवसांनी। हमारे आयुक्त महोदय है कि आप कृपया यहाँ पे आके 15 दिन के लिए रह के दिखाइए अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में। 3 दिन के बाद जो है तो हम सब लोग रोड पे आने वाले हैं। पूरी महानगर पालिका की हम गाड़ी अंदर नहीं आने देंगे, भले उसके लिए हमको उठा के जेल में डालो या कुछ भी करो, इसके लिए हम डरने वाले नहीं है। इथं कमीत कमी 15 ते 20 हजार मतदार आहेत। या सगळ्या मतदारांना आम्ही रोखणार आहोत, त्यांना मतदान करू देणार नाही। आम्ही या 15 ऑगस्ट वरती बहिष्कार टाकू आणि 15 ऑगस्टला कमिशनर ऑफिस वरती तिथं धरणे आंदोलन करू। संयम तुटला, पुढे काय होईल, जी काही घटना घडेल त्याला प्रशासन आणि इथले आमदार आणि खासदार जबाबदार राहतील। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं जावेद अंसारी। इस वक्त मैं तारिक शहर औरंगाबाद के एक पड़ेगांव से बात कर रहा हूं और जैसा आप विजुअल पे देख रहे हैं, आसपास बिल्डिंगों का कैंपस आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम किसी बम्बई के छोटे से भाग में आए हुए हैं। कल्पना ऐसी लगती है कि हम मुंबई में आ गए हैं, लेकिन आप ज़्यादा खुश होने की आपको ज़रूरत नहीं है। मुंबई में नहीं है, आप पड़ेगांव में हैं। अच्छा, पड़ेगांव में आप सुन रहे होंगे तो शायद आपको ज़्यादा आश्चर्य होगा। देखने में ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ आए बात जिस तरह की बाजू कचरे का ढेर है, एक डिपो है, जो बदबू आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि हम जीती जी नर्क में हैं। अब हर एक के धर्म में लिखा हुआ है कि मरने के बाद आप जन्नत में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। ये तो अलग बात है, क्या होगा क्या नहीं होगा तो हम ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बात तो सिद्ध यहाँ आने के बाद हमें भी लग रहा है कि यहाँ पर हम जीती जी नर्क में, यानी कि आप जहन्नुम में। अब चलिए, और ज़्यादा क्या तकलीफ है, क्योंकि हम खाली रिपोर्टिंग के वास्ते आए हुए हैं तो हमको इतनी तकलीफ हो रही है, लेकिन जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं अपने परिवार के साथ, उनकी स्थिति क्या है, उनकी मांगनी क्या है, वो जानना चाहेंगे। सर, आपका शुभ नाम बोलिएगा, पद बोलिएगा, इसके बाद बयान कर दिया। मेरा नाम रामराव दाभाडे है। मैं इस सोसाइटी का ग्लोरिया सिटी सोसाइटी का चेयरमैन हूँ जी। हाँ सर, आप ये बोलिए कि पूरे सोसाइटी में कितने फ्लैट हैं? हमारे इस सोसाइटी में फ्लैट 160 है, 107 और 32 रो हाउसेज है। से टोटल फैमिली कितने रहती है? टोटल फैमिली 192 रहती है। अब सर ये बोलिए, ये सब इतनी बड़ी फैमिली दिख रही है, आमतौर से जाहिर सी बात है इसका मतलब रजिस्ट्री, पीआर कार्ड, 7/12 लेआउट, सारी बातें, क्या सब बातें सब क्लियर है? ये सब बातें क्लियर है। एक्चुअल मैंने स्पर्श मैंने इसलिए पूछा आपको, क्योंकि आमतौर से क्या होता है, जो सलम बस्ती जो लग के जो एरिया बनते हैं इस तरह स्टैंडर्ड तरीके से, तो ऐसा देखने में आता है, सुनने में आता है कि वो इलीगल बन जाते हैं, कुछ पैसे वाले खरीद लेते हैं, उसको बना के बेच डालते हैं, ऐसी बातें सुनने में आती है। इसलिए मैंने आपसे प्रश्न किया था कि आप लीगल है क्या? यहाँ ये सब बातें लीगल है। हमने ये जो है ना, जो बिल्डर है हमारे यहाँ पे, जिसका नाम गुप्ता है जी, मुथा अच्छा जी, ये मुथा का आप सोसाइटी मुथा ने ये पूरी बनाई है और हमने उससे मोल लिया है जी। म्हणजे आम्ही हे विकत घेतलेलं आहे, विकत घेतलेलं आहे आणि विकत घेतलेलं आमच्या नावानं परचेसिंग आहे, त्याच्यानंतर 7/12 आमच्या नावानं आहे। आम्ही नियमितपणे इथं महानगरपालिकेचे टॅक्सेस भरतो, आमच्याकडे कुठलंही त्यांचं देणं बाकी नाही महानगरपालिकेचं। आणि इथं जर विचार केला, इतके लोक आम्ही सुरुवातीला इथं हा एरियाच एक निसर्गरम्य वातावरणामध्ये आहे आणि आम्हाला इथं खूप चांगल्या प्रकारचं जीवन जगता येईल, शांततेने जीवन जगता येईल। काही दिवस ठीक होतं, पण त्याच्यानंतर इथं कचरा डेपो तयार झालेला आहे, की जो कचरा डेपो तयार करत असताना जे काही शासनाचे किंवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डचे जे नियम आहेत, जी काही नियमावली, ते नियमावलीचा इथं कुठलाही वापर करण्यात आलेला नाही किंवा त्याचा अवलंब करण्यात आलेला नाही। आणि या सोसायटीपासून कचरा डेपोचं जे अंतर आहे ते पाहिजे त्या प्रमाणामध्ये नाही, जे याच्यामध्ये दिलेलं आहे की अंतर एवढं पाहिजे, तेवढं पाहिजे, पण इथलं जर अंतर पाहिलं तर आपण 150 मीटरपेक्षा कमी आहे। आम्ही पोल्युशन बोर्डला वारंवार प्रयत्न केले, किंवा तुम्ही याला परवानगी दिली का, ते याचं काही स्पष्ट उत्तर द्यायला तयार नाही। तसे कागदपत्र त्यांनी दिलेत, पण त्याच्यापासून पूर्ण अर्थबोध होत नाही। आम्ही त्यांना विचारलं की बा, तुम्ही जर यांना परवानगी दिली असेल तर आम्हाला त्याचं पत्र द्या, जर दिली नसेल तर लिहून द्या, जेणेकरून आम्हाला कोर्टामध्ये फाईल करता येईल। बरोबर। तर त्यांनी काही पत्र दिलेले आहेत, पण त्याचं अवलोकन केलं असता ती पत्र फारशी उपयोगाची नाहीत असं मला वाटतं। आणि इथे एवढे लोक राहत असताना त्यांना जर विचारलं आपण तुमचे हाल काय, तर ते एकदम बेहाल झाल्यासारखे बोलतील तुम्हाला। त्यांच्या चेहऱ्यावर तुम्हाला हास्य दिसणार नाही। ज्यावेळेस ते येताना जेवढं त्यांच्या चेहऱ्यावरती हसू होतं ते आज तुम्हाला दिसणार, अजिबात दिसणार नाही।
प्रत्येक वेळेस दररोज दिवसामधून किमान 4 ते 5 वेळेस अशी घाण बदबू जी तुम्हाला पण येत आहे आता सध्या. माझं तर असं मत आहे की या महानगरपालिकेच्या लोकांनी, कलेक्टर ऑफिसच्या लोकांनी, पोल्युशन बोर्डच्या लोकांनी, जे अधिकारी आहेत त्यांनी इथे 1 महिना आमच्याकडे राहून दाखव. आम्ही त्यांची पूर्ण व्यवस्था करू. जेवणापासून ते सगळ्या गोष्टीची व्यवस्था त्यांना हाय फाय असं इथं राहण्यासाठी आम्ही उपलब्ध करून देऊ. आमचे रूम उपलब्ध करून घेऊ त्यांना आणि त्यांनी इथं राहावं. त्यांनी इथं राहावं आणि त्यांनी सांगावं का ते खरंच इथं राहण्यायोग्य आहे का. जर राहण्यायोग्य असेल, त्यांना जर वाटत त्याची खात्री जर पटली, तर आम्ही आमची केस मागे घेऊ आम्ही, जर त्यांना वाटत असेल असं. पण त्याची रेकॉर्डिंग झाली पाहिजे. आम्हाला प्रत्येकाचं, प्रत्येक मिनिटाचं, प्रत्येक सेकंदाचं, प्रत्येक तासाचं इथं पोल्युशन किती आहे ते आम्हाला कळालं पाहिजे. त्याकरता इथं पोल्युशनसाठी ते पोल्युशन कंट्रोलचे जी काही मशिनरी आहे ती इथं बसवली गेली पाहिजे. ती जर बसून ते इथं राहत असतील, त्यांनी म्हटलं आता नाही तुम्ही राहण्यासाठी योग्य आहे, त्यांनी जर आम्हाला NOC दिली तर आम्ही आमची केस मागे घेऊ. आमचा झगडा आम्ही पूर्ण संपून टाकू आम्ही. आणि याच्यानंतर असं वाटतं होतं किंवा काय, आता आम्ही मागे पाहिलं बऱ्याचशा गोष्टी, काय तो डोंगर, काय तो एरिया, काय तो वनराई, काय ते आमच्याकडे काय ते खड्डे, काय तो घाणवास, कसं जगावं आम्ही इथं. हे लोक करोडो रुपये खर्च करतात तिथं आणि आम्ही आमचे पैसे स्वतःचे खर्च करून आम्हाला इथं चांगलं जीवन जगता येईल ना. काय आहे. तर माझं एकच असं आव्हान आहे या लोकांना, जर तुम्ही या 7 दिवसाच्या आतमध्ये या रस्त्याचं काम जर पूर्ण केलं नाही आणि याच्यावर कंट्रोल करण्याकरता इथं जर ते मशीन बसवले नाहीत, पोल्युशन किती होतं काय होतं त्याचं जर मशीन बसवलं नाहीत, तर आम्ही या 15 ऑगस्टवरती बहिष्कार टाकू आणि 15 ऑगस्टला कमिशनर ऑफिसवरती तिथं धरणे आंदोलन करू. पुढे जे व्हायचं आम्हाला अटक केली तर चालेल, आमचं काही म्हणणं नाही. सर हम देखते हैं कि जो भी प्रयास होते हैं डेवलपमेंट के, कहने के कचरा डिपो आया होगा तो कुछ सोच के लाया गया होगा और अधिकारी अपने मन से काम नहीं करते, इनको कहने के राजनीतिक दबाव भी रहता है, कुछ सलाह मशवरा रहता है. मेरा सीधा प्रश्न ये आपसे ये है कि हमारे स्थानिक जो नेतागण होते हैं, जैसे उसमें आमदार भी है, खासदार भी है और MLC लोग भी है, तो सारे कैसे ये सरकार में होते हैं. अगर ये थोड़ा अगर अधिकारी को जरा मार्गदर्शन करे तो काम तो आसान हो जाता है. तो मेरा सीधा सवाल ये कि आपने यहाँ के नेतागण के पास आप गए क्या विस्तार के साथ. ये देखो, इसके पहले हम महानगरपालिका कम से कम 20 निवेदन दिए. त्याच्यानंतर हा जो ज्या खात्याकडे, महाराष्ट्र सरकारच्या खात्याकडे ज्याचं हे नियंत्रण आहे, त्यांना देखील पत्र दिलेलं आहे. आमच्या काही बांधवांनी कोर्टमध्ये, हायकोर्टला देखील मॅटर म्हणजे त्याची पिटिशन दाखल केलेली आहे. आम्ही प्रत्येक आमदाराला, खासदाराला, सगळ्यांच्या कानावर ती गोष्ट टाकलेली आहे. आणि प्रत्येक ऑफिसला, इव्हन पोल्युशन कंट्रोल बोर्डला देखील आम्ही तिथं 10 चक्रावर 10 वेळेस त्यांना तिथं निवेदन दिलेलं आहे. हे म्हणजे इथलं कुठलंही जे ऑफिस असेल त्यांना ही माहिती दिली नाही, अशातला भाग नाही. आम्ही प्रत्येकांना ही माहिती दिलेली आहे, पण त्यांनी इकडं दुर्लक्षच केलेलं आहे. तर काय करावं इथं आम्ही, हे एवढं दुर्लक्ष का करतात. प्रत्येक वेळेस इथं पैसा, निधी उपलब्ध होतो, रोडसाठी पैसा होतो, प्रत्येक वर्षी होतो. तो पैसा जातो कुठं, तो पैसा कुठं खर्च केला जातो, याचं कुठंच काय देणं घेणं नाही, कोणाला कल्पना येत नाही या गोष्टीची. काय करणार आम्ही याच्याकरता. अहो यांनीच जर असं जर आमच्याकरता, आम्ही पैसा भरतो, इथं राहतो, आम्ही या देशाचे नागरिक नाही का. अहो आम्ही नागरिक नाही का या देशाचे. आता इथं स्लम एरिया आहे आमच्या बाजूला, इथं मुस्लिम वस्ती, ज्याला आपण काय म्हणतात कासंबरी दर्गा, पूर्ण मुस्लिम वस्ती आहे. इकडे गेलं पूर्ण मागासवर्गीयाची वस्ती आहे. इथं थोडेफार शिकलेले लोक आहेत, ते चांगलं जीवन जगण्याचा प्रयत्न करतात. इकडं कोणती ती वस्ती आहे आपली, अन्सार कॉलनी आहे, मुस्लिम बहुल वस्ती आहे. अहो का तुम्ही मागासवर्गीय आणि मुस्लिम बहुल वस्तीमध्येच हे काम करायला लागलेत का. त्यांना दुसरे एरिया दिसत नाहीत का. जर तुम्ही प्रयत्न केला, जर अजूनही त्यांनी प्रयत्न केला, तर त्यांनी आता डोंगराच्या भागाकडे जर गेलात, जागा खाली आहे, भरपूर जागा खाली, तिथं वस्ती नाही, काही नाही, काही नाही. तिथं जर हा प्रकल्प दिला तर काय फरक पडणार यांना. ते इथंच पाहिजे का. आम्ही पळून जायचं का. पळून जायचं की आम्ही नागरिक नाही घ्या देशाचे. तर आमचं मत आहे, आता आम्ही असा ठाम निर्धार केलेला आहे सगळ्या लोकांनी, येत्या होऊ घातलेल्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीवरती बहिष्कार टाकणार आहोत. निवडणूक होऊ देणार नाही. माझ्याकडे आत्ताही जर पाहिलं तर माझ्याकडे नाही, मी माझं काही श्रेय घेत नाही, पण मी सर्वे केलेला आहे. इथं कमीत कमी 15 ते 20 हजार मतदार आहेत. या सगळ्या मतदारांना आम्ही रोखणार आहोत, त्यांना मतदान करू देणार नाही. मग जे होईल आम्हाला अटक होईल, आम्हाला काय करायचं ते करा.
मी इथलीच रवासी आहे ग्लोरियाची. 5 वर्षापासून मी इथे राहते आहे. इथे समस्यांना म्हणजे एक भंडार झालेलं आहे समस्यांचं. इकडे कचरा डेपो दोन्ही साईडचे, पडेगावचा रस्ता, भावसिंगपुराचा रस्ता एकदम जाण्यायोग्यच नाही आहे. आम्हाला असं वाटतं की आम्ही एखाद्या बेटावर राहतोय, जिकडून जावं तिकडून रस्त्याला पाणी आहे, इकडून कचरा आहे. म्हणजे आम्ही मधोमध फसलेलो आहे. आम्हाला जायला काही वाहनं नाही आणि काहीच नाही आहे, अशी परिस्थिती आहे. घर से कचरा निकालो और ग्लोरिया सिटी के साइड में डाल दो. बस ये गाना जो महानगर पालिका गाती है ना, वो हमारे लिए ही गाती है. यहाँ आके हमें इतनी बदबू आती है कि हम सहन नहीं कर सकते हैं. और बच्चों को तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमारे. और हर बार दरवाजे बंद रहते हैं, खिड़कियाँ बंद रहती है. रूम फ्रेशनर मार मार के हमारे घर में हम रहते हैं, वो क्योंकि इतनी बदबू आती है. आज दिन भर से इतनी स्मेल आ रही है कि हम खाना भी नहीं खा सक रहे, इतनी बदबू आ रही है. बारिश के दिनों में तो मक्खियाँ भी इतनी आ रही है उड़ उड़ के, उससे डायरिया जैसी बीमारियाँ हो रही है. ग्लोरिया सिटी में आधे से ऊपर लोग एडमिट हो रहे हैं, सबको सलाइन लग रहे हैं. और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, माता पिता है, घर में रहते हैं, उनको भी बहुत परेशानी हो रही है. क्योंकि हमें हर बार उनको जाने के लिए, हॉस्पिटल लेके जाने के लिए रास्ता भी ठीक नहीं है. जो यहाँ बीमार होते हैं कचरे से, और बाकी रास्ते से जाओ तो रास्ता खराब है, ले भी नहीं जा सकते, इतनी परेशानी हो रही है. ताकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास स्मार्ट सिटी, औरंगाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये स्मार्ट सिटी बोल ही नहीं सकते सर, इसको हम बोल ही नहीं सकते. क्योंकि हम औरंगाबाद में हम पूरा टैक्स भरते हैं, महानगर पालिका पूरा टैक्स भरते हैं. और स्मार्ट सिटी कहाँ होती है? जहाँ रास्ते अच्छे हो, रहने लायक चीज़ें हो, बच्चों को आने जाने के लिए स्कूल में रास्ते अच्छे हो, माहौल अच्छा हो, अपने हेल्थ के बारे में. यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये स्मार्ट सिटी नहीं हो सकती है. मेरा निवेदन है सर से कि वो सर आप यहाँ के देखो, हम 3-4 इंटरव्यू दे के हमारे निवेदन दे है कलेक्टर को हमने, लेकिन उसके बारे में किसी ने कुछ भी नहीं किया अभी तक. हम परेशान हो, लेडीज़ ज़्यादा परेशान होती है सर. जेंट्स तो जॉब के लिए निकल जाता है, और जो घर पे रहती है लेडीज़, उनको ये स्मेल और रास्ते से हम बहुत परेशान हैं. स्मेल से भी बच्चे परेशान हो रहे हैं. सर अपने मैडम, हम देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से खाम नदी, जो शायद आपको पता होगा मकबरे के पास का है, बहुत बड़ी खाम नदी है. और वहाँ पर इतनी गंदगी जैसा यहाँ पर सेम है. तो हमारे पुलिस का अपने कमिश्नर साहब आस्तिक कुमार पांडे साहब बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं. तो उससे विनती करेंगे कि साहब आप नदी नालों को आप सुधार रहे हैं, तो हमारे बारे में थोड़ा सा सर से यही विनती है सर कि जो हम यहाँ रह रहे हैं, हम भी लोग हैं, हमारी तरफ भी आप देखो. हमारी जो आप नदियाँ नाले साफ कर रहे हैं, तो कम से कम ये रास्ते और कचरा यहाँ से उठाओ. ये जो पूरा औरंगाबाद का कचरा हमारे यहाँ लाके डाल रहे हो, आपने वो उधर से उठाया और इधर लाके डाल रहे हो. नागांव वो कहाँ पे है, वो नारेगांव से उठा के वो लोगों ने डालने नहीं दिया और इधर लाके डाल दिया वो लोगों ने कचरा. यहाँ पे अभी उन्होंने पूरा प्लांट शेयर किया, अभी वो निकाल भी नहीं सकते. इतना बड़ा प्लांट किया है. सर को यही निवेदन है सर कि आप हमारे बारे में सोचो. यहाँ 3-4 हज़ार लोग रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हैं. उनकी हेल्थ का इशू बहुत हो रहा है. ये कोरोना के इसमें बहुत हमारे इधर के लोग एक्सपायर भी हो गए हैं. वो कैसे हो गए, ये एनवायरनमेंट की वजह से हुए या क्या चीज़ से हुए, ये हमें पता नहीं है. तो इसके बारे में सर ने सोचना चाहिए. मेरा नाम सुनील जाधव है. मैं करीब 8 साल पहले यहाँ पे रहने के लिए आया था. और जब यहाँ पे मैंने रहना शुरू किया तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे रहने के लिए. तो उसी माहौल को देख के लिए मैंने भी यहाँ पे एक मकान खरीद लिया. लेकिन वो जो हमने सपने देखे थे या जो हमने फील किया था यहाँ पर, वो सब उस कचरा डिपो ने और जो अभी रोड के हालात हैं, उन सब ने उस सपने के ऊपर चकनाचूर कर दिया है. हम सब लोग यहाँ पे जो है वो टिपिकल मिडिल क्लास लोग हैं. तो जिन्होंने भी घर यहाँ पे लिए हैं, वो सब ने कर्जा उठा के ही यहाँ पे लिए हुए हैं. सभी के ऊपर बैंक के कर्जा है, और कोई भी नहीं चाहेगा कि बैंक का इतना कर्जा होने के बाद में कुछ ऐसी समस्याओं को हम फेस करें यहाँ पर. देखिए, कोई भी जब हम इंसान के बारे में बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि इंसान का रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है. लेकिन उसके अलावा भी एक चीज़ और रिक्वायर्ड होती है, वो है शुद्ध हवा. और ये शुद्ध हवा देने की जो जिम्मेदारी है वो महापालिका की है. लेकिन कहीं ना कहीं इस शुद्ध हवा देने के लिए महापालिका जो है उसमें फेल हो रही है. इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी हमारे आयुक्त महोदय है या जो भी इस कचरा डिपो का जो भी प्रबंधन करते हैं, उन अधिकारियों से निवेदन है कि आप कृपया यहाँ पे आके 15 दिन के लिए रह के दिखाइए, अपने परिवार के साथ में, अपने बच्चों के साथ में. दास, मैं एक्चुअली बंगाल से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड के जॉब की वजह से मैं यहाँ पे हूँ. यहाँ पे हम लोग पहले जब आए थे तब रेंट पे आए थे. लेकिन यहाँ के जो आपने पहले ही बताया कि यहाँ के जो 4 साल पहले जो था, पीछे के आप जो सिनारी देखेंगे, जो बंदोबस्त थे, वो सब देख के हमें इतना अच्छा लगा कि हमने खुद का यहाँ पे बाय कर लिया. अभी हम यहाँ के ओनर है. तब प्राउड फील होता था कि हम लोग यहाँ पे अपना फ्लैट सेल के मतलब बाय किया. तो
यहाँ पे रह रहे कर रहे, लेकिन यहाँ पे अभी लोगों को पता है तो उनको लगता है कि आप ग्लोरिया सिटी में रहते हो, फिर तो आपको वहाँ पे बहुत ही मुश्किल होती होगी, आप कैसे रहते हो वहाँ पे। ऑटो वाले बोलते तो वहाँ पे जाना है, रास्ता इतना ख़राब है, वहाँ पे ऑटो आना नहीं चाहता। स्मार्ट सिटी बोलते, स्मार्ट सिटी के लिए साइकिल ट्रैक बना रहे हैं जहाँ पे लोगों को जाने आने का एक्सरसाइज कर सके, बच्चों का कुछ भला हो सके। लेकिन यहाँ पे बच्चे साइकिल से तो दूर, बस में बस आना नहीं चाहते। स्कूल बस यहाँ पे बोलते इतना रोड खराब है, इतना पानी जम जाता है, हमारा बस खराब होता है। बीच में यहाँ पे रोड को कट करके उन्होंने कुछ लाइन बनाने की ये किया था, तो उसमें ड्रेनेज लाइन के लिए कट किया था, तो वहाँ पे हमारा बस यहाँ से मतलब बस बच्चों को गेट तक नहीं, बच्चों को दूसरी जगह पे पिकअप पॉइंट पे छोड़ना पड़ा उनको, क्योंकि वहाँ पे बस आई नहीं। फिर यहाँ पे इतना ज़्यादा बस आती है कि मतलब हम लोग नीचे तो छोड़िए, पार्क में बच्चे नहीं खेलते आते। पार्क की हालत देख रहे हैं, यहाँ पे बच्चे घर में इतने मतलब बैठे रहते, वो टैब और कंप्यूटर में लगे रहेंगे, लेकिन उनको अगर बाहर बोलो कि जाओ स्लाइड पे चढ़ो या झूले पे चढ़ो, तो वो बोलते कि बाहर कैसे जाए, इतना गंदा लगता है कि हमें नहीं जाना है। तो हम लोग भी यहाँ पे ऐसे अनयूज्ड हो गया है ये जगह कि हमें सारी सुविधा तो बिल्डर ने प्रोवाइड की थी, लेकिन ये एमसी वाले और बाकी लोग जो हमें इंसान समझते ही नहीं, तो उनके वजह से हमारी हालत अभी बहुत ख़राब हो चुकी है। तो मेरी भी बाकी सबकी तरह वही रिक्वेस्ट है कि हमें भी थोड़ा इंसान समझे कि हम यहाँ पे जानवर जैसे रहते नहीं है। उस दिन मैं यहाँ से निकली थी तो वहाँ पे मतलब जो भैंस और ये बकरी जो चरा के जा रहे थे उनको साइड देना पड़ रहा था, मतलब वो हमें साइड नहीं दे रहे थे, तो ऐसा लग रहा था उनका रोड है, एक्चुअली वो कीचड़ से इजीली जा सकते हैं, लेकिन हम लोग तो वैसे नहीं जा सकते। तो जाने के लिए जहाँ पे यहाँ के 5 मिनट का या 7 मिनट का रास्ता है नंदनवन तक, उसमें हमें आधा घंटा चला जाता है यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए। तो वही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा देखिए हमें भी कि हम लोग भी यहीं पे रहते हैं। मैडम अभी आपने कहा बंगाल से आए हैं, हाँ। तो औरंगाबाद एक ऐतिहासिक शहर है, इसे स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। आज का दृश्य को देख के कैसा लगता है बंगाल छोड़ना, महाराष्ट्र में आना, औरंगाबाद में आना? देखिए पहले तो सच्ची में बोले तो मुझे महाराष्ट्र अच्छा लगता था। यहाँ औरंगाबाद इतना पीसफुल शहर है और यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। हाँ, प्रॉब्लम पानी का रहता है, जहाँ पे यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है मराठवाड़ा में, वो प्रॉब्लम के सिवाय बंगाल के साथ कंपेयर करें तो हम लोग बहुत अच्छे थे। लेकिन अभी फ़िलहाल इस जगह पे पड़ेगांव में अपना घर लेके मैं तो बोलूँगी कि यहाँ पे किसी को भी मतलब कोई भी देखने आता है घर को, अंदर से बोलते बा आपने तो बहुत अच्छा घर सजाया है। मैं बोली भूल कर भी आप यहाँ पे घर मत लो, यहाँ पे इतने सारे प्रॉब्लम हैं। बच्चों को आप सिक्योरिटी तो दे सकते हो कि क्योंकि ये जगह ऐसी बनाई है, बाकी जैसे गेट के बाहर आप गए या घर के बाहर आप गए, वहाँ पे जाके आपको फिजिकली एंड मेंटली बहुत आपको तकलीफ सहन करनी पड़ती है। तो इसके वजह से अभी फ़िलहाल मैं बोलूँगी कि औरंगाबाद में आके कोई फ़ायदा नहीं है। एटलीस्ट अगर आप पड़ेगांव में रह रहे हो या इस साइड में ग्लोरिया सिटी में रह रहे हो, तो आपको तो बंगाल के साथ कंपेयर करने का कोई जगह ही नहीं है। मैडम हम देखते हैं कि जो लोक प्रतिनिधि होते हैं, इसमें आमदार भी होते हैं, खासदार भी होते हैं, एमएलसी भी होते हैं, इनका कहने का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। एक मानवता के आधार पर उनसे आपकी क्या विनती है? देखिए मैं तो यहाँ पे इतना पॉलिटिकल क्या पॉइंट है वो मुझे इतना डिटेल्स में पता नहीं है, लेकिन जितना मैंने सुना है कि ये जो पड़ेगांव का या ग्लोरिया सिटी के बाजू का जो रास्ता है जहाँ पे कचरा डिपो बना है, वो 2 पॉलिटिकल रीजन से बनी है कि ये एक कॉर्नर बन गया है जहाँ पे ना भावसिंहपुरा के साइड में लोगों के लिए आना जाना रहता है, ना उधर से पड़ेगांव के इख्तियार में आता है। तो कोना आ गया तो उन्होंने अपने हिसाब से किस हिसाब से डाल दिए जिसके तरफ उनको ध्यान ही नहीं है। कोई देखता ही नहीं है कि आजू बाजू भी कोई रह रहे हैं, कोई इंसान रह रहे हैं, कहीं जाना है, उनको रहने के लिए कैसे है। तो ये सब है कि पॉलिटिकली ये तो स्लम एरिया बोल के उन्होंने शायद अपने डॉक्यूमेंट में ये कर लिया है उन्होंने डॉक्यूमेंट पे, तो फिर इसके वजह से उन्होंने यहाँ पे और कुछ तरक्की हो वो तो चाहते ही नहीं। बाकी स्मार्ट सिटी बन रही है, सब कुछ बन रही है, लेकिन यहाँ का तरक्की की जगह ये जगह दिन ब दिन और बदतर होते जा रहा है। मैं यही पास में मेरे मम्मी पापा का घर है, इसलिए नज़दीक लिया था। 1 साल तो मेरा घर स्वर्ग से सुंदर था, क्योंकि यहाँ पे नज़ारे, रिलेटिव आते थे तो इतने खुश होते थे कि क्या है यहाँ पे, पहाड़ है, ये सब है, बहुत खुश थे। फिर 1 साल के बाद ये कचरा डिपो आया, उसके बाद मेहमान ने आना भी छोड़ दिया है और जीना इतना मुश्किल हो गया है कि खाना पीने से लेकर खाना खाने जाते हैं तो इतनी बदबू आती है कि क्या कर सकते हैं हम। हमेशा बीमार बीमार बीमार। पेट की तो समस्या हमेशा होने लगी, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है वो हमें बोर से आता है, मतलब वीर है। हाँ, तो वो पानी शायद उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, उस वजह से पानी का पेट की समस्या हमेशा हो रही है। बच्चे भी हमेशा बीमार रहते हैं और वो गाड़ी की वजह, कचरा गाड़ी की वजह से उन्होंने इतना गंदा रास्ता कर दिया है कि जा भी नहीं सकते, कहीं बाहर आना जाना मुश्किल हो रहा है। 3 बार तो मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, अभी क्या करे, कैसे जाए यहाँ से। और जो नेता है वो तो सिर्फ इस ओर में लगे हैं कि मैं कैसे आगे जाऊँ,
ये नहीं सोचते हैं कि यहाँ पे मतलब ठीक कैसे कर सकते हैं। उनको ठीक कुछ भी नहीं करना है, बस अपना देखना है। कोई अगर कर रहा है कि मैं कचरे का करता हूँ और उस वजह से वो ये सोचते हैं कि इसको कितना मिलेगा, अरे इतना मिल रहा है, नहीं 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 इसको नहीं करना, यहीं पे डाल देते हैं। ये हुआ है। अच्छा मैडम, जैसा आपने कहा कि नेता अपने होड़ में लगे रहते हैं, बहुत खुल के पूछ रहा हूँ, ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी लगता है कि जिनको आह्वान करने से वो पार्टी आगे बढ़कर आपका काम करेंगी? कोई पॉलिटिकल पार्टी का माइंड नाम है? ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि एक साल एक अच्छा रहता है तो दूसरे साल वही बुरा बन जाता है। कोई, मुझे तो कोई नहीं लगता है कि एक साल ही वो अच्छा करता है। जिस साल वो चुन के आता है वो उस साल बहुत अच्छा करता है, फिर उसके बाद में जो अच्छा कर रहा है उसको भी पीछे ओढ़ने में लग जाते हैं। तो किसी के बारे में हम नाही बोल सकते की ये बहुत अच्छा कर रहा है। 8 वर्ष झाले इथे येऊन. अगोदर तर सगळं चांगलं वाटायचं, पण नंतर जसा कचरा आला तसं फारच घाण वाटायला लागली. आता इथं राहणं सुद्धा एकदम मुश्किल झालंय. ॲटोवाले इकडे येत नाहीत. 300 रुपये देऊन सुद्धा ॲटोवाले इकडे आणायला आम्हाला तयार होत नाहीत. त्या दिवशी मी अक्षरशः पडेगावला 7 वाजेपर्यंत थांबली, पण ॲटोवाले इकडे येत नव्हते. तर काय अशा याच्यात आता आम्हाला सरकारला हेच म्हणायचं आहे की तुम्ही काहीतरी करा, हे कचरा डेपो इथून उठवा. त्याच्याशिवाय लोक चांगले राहणार नाहीत. इथे सगळे लेकरं आजारी पडताय, सगळ्यांना पोटाचे आजार होत आहे. थोडंसं लक्ष द्यावं आणि कचरा डेपो उठवावा, हीच विनंती है आमची. मैडम, आप यहाँ के जैसा ठीक है, प्रशासन के पास तो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि प्रशासन को चलाने वाले कहने के ऊपर हमारा नेतागंज भी होते हैं, उसका मंत्रालय भी कहते हैं. हाँ. तो यहाँ के आमदार साहब के पास गए कि साहब हम जरा हमारे पे ध्यान दीजिए? हां, नाही आता दाभाडे काकांनी तर सर्व प्रयत्न केले, आम्ही पत्रव्यवहार वगैरे सगळे केले, पण आता रिपोर्टर पण येतात, बातमी घेऊन जातात, पण कोणी ते बघतं ना ऐकतं की नाही हे सुद्धा आम्हाला माहिती नाहीये. 3-4 वेळेस रिपोर्टर येतात, बातमी घेऊन जातात, तर ते पण कोणी बघतं की नाही माहिती नाही आम्हाला ॲक्च्युली. तर ते बघावी, खरं तर सगळ्यांनी लक्ष देऊन बघावं आणि ह्या कचऱ्याकडे थोडंसं लक्ष देऊन ते इथून हटवावा, नाही तर लोक असेच मरतील इथे काही दिवसांनी. नमस्कार, मी इथली रहिवासी. 4 वर्षांपासून मी इथे राहते आहे. इथे 200 फॅमिलीज आहेत, जवळजवळ 5-1 लोक इथे राहतात. परंतु ह्यांच्या रोजच्या ज्या दैनंदिन समस्या आहेत त्याच्यामधली सगळ्यात मोठी समस्या जी आहे तर ती कचऱ्याची. त्यापासून वास येतो, दुर्गंधी येते. त्या दुर्गंधीचा पण सगळे सहन करतीलही, परंतु त्या कचऱ्याच्या डेपोपासून पावसाळ्यामध्ये 8 महिने तरी सहन करतील, पण पावसाळ्यामध्ये 4 महिने इतका त्रास होतो की त्या कचऱ्यातून जे पाणी वाहते दुर्गंधीयुक्त, त्या पाण्याचा स्रोत आमच्या विहिरीपर्यंत येतो आणि ते पाणीसुद्धा आम्हाला काही लोक वापरतात, प्यायसाठी पण वापरतात, काही याच्यासाठी वापरतात. तर त्याचाही त्रास लोकांना होतो आहे. लहान मुलं इथे सगळ्यात जास्त प्रमाणात आहेत, तर त्यांच्या आरोग्यावरती परिणाम होतो. म्हातारे लोकही आहेत वयस्कर, त्यांनाही त्रास होतो. परत हे तर कचऱ्याचं झालं. पुन्हा रस्त्यांचं जर बघितलं तर आज ह्या मार्गाने जरी गेलं तरी ह्याही मार्गाने येणं सोपं नाही आणि शॉर्टकटने गेलं तर तोही मार्ग रस्त्याचा खराबच आहे. कंबरही जातं, 2 व्हीलरवरती पण प्रवास करणं अशक्य आहे. म्हणजे कसं जावं, ह्या रस्त्याने जावं की त्या रस्त्याने जावं, कुठल्याही मार्गाने आपण सोयीस्कररित्या जाऊ शकत नाही. म्हणजे आरोग्य एकदम धोक्यातच आहे. जसं आमच्या दाभाडे काकांनी, ज्येष्ठ नागरिक आहेत, त्यांनी सांगितलं, त्या समस्या बरोबरच आहेत. सगळ्या नागरिकांना त्याचा उपभोग म्हणजे येतच आहे, त्यांना म्हणजे अनुभव येतोच आहे. आणि सगळ्यांनी जर विचार केला तर म्हणजे कॉर्पोरेशनने यांच्याकडे दुर्लक्ष करू नये, या गोष्टींकडे जर मदत केली त्यांच्या जबाबदारीने तर सगळेजण आभारी मानतील सगळ्यांचे. कई हम तो एक पत्रकार यहाँ पर एक मतलब आपकी रिपोर्टिंग के लिए आए हैं. मेरा सीधा सवाल ये है कि मुझे खड़े खड़े आके मुझे 8-10 तास हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि घर जाने के बाद मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मुझे सलाइन लगाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है अभी अंदर के अंदर. तो आप कैसा रहते हैं? आप हॉस्पिटल जाते हैं? तो वही तो बोल रहे थे ना, दाभाडे काका भी है. सब कुछ ये समस्या है ना, दिन भर ये दुर्गंधी आती रहती है. ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर है थोड़ी देर नहीं है, ऐसा नहीं है कि दिन भर चालूच रहता है. आज नहीं कल भी ऐसा, साल भर में ऐसा ही होता है यहाँ पर. विलास मकसरे, ये करीबन मैं 7 साल से यहाँ रह रहा हूँ और मैं रिटायर ऑफिसर हूँ. बैंक से रिटायर होके इधर इन्वेस्टमेंट करके तो घर मकान परचेस किया. थोड़ा दिन तो अच्छा लगा, बाद में तो सब हम सोचने लगे अभी कि क्यों लिया इधर मकान. ये तो बहुत ही समस्या है. एक तो कचरा डिपो की वजह से दिन भर स्मेल आती ही रहती है और कुछ हमेशा घर में वो खिड़की बिड़की सब बंद करके बैठना पड़ता है और बाहर नहीं निकल सकते. बाहर निकलते तो बदबू आ जाती है
उससे तकलीफ होती है, हेल्थ भी अफेक्ट हो रहा है। बहुत सुना है मैंने कि हमारे नेबर वाले बच्चे जो है वो बीमार रहते ही है। पानी का भी प्रॉब्लम हो रहा है ये बिकॉज ये कचरे की वजह से, क्योंकि उसका जो मैला जो गंदा स्मेल आता है और गंदगी की वजह से जो पानी का लेवल स्रोत ये वो भी इधर आ रहा है, इसलिए पानी भी हमारा ख़राब हो रहा है। कॉरपोरेशन तो हमको पानी देती नहीं, लेकिन हमने जो किया है सुविधा हमारे लिए वो स्पॉइल हो रही है। हमें बार बार ये बाहर से पानी लेना पड़ रहा है, ये एक बात है। और दूसरी बात मेन है तो 2 जगह एक्सेस है ये कैंपस को, एक पड़ीगांव से आता है, एक दूसरा आता है वो नंदन कॉलोनी से आता है। दोनों ही रास्ते एकदम ऐसा है कि कोई देहात जैसा माहौल है कि जहाँ रास्ता नहीं बनता है, कुछ नहीं होता है। थोड़ा कुछ करते हैं टेम्परेरी हो, जो भी होता है वो सब टेम्परेरी होता है, उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। जैसे ही बारिश आ गए वो वैसा कि जैसे कि वैसा हो जाता है और करीबन नी तक वो पानी आ जाता है, गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है, लोग गिरे हैं, टाइम इधर ऑटो नहीं आता है और लोग आने में हिचकिच जाते हैं। हमारे रिलेटिव भी यहाँ आपकी तरफ नहीं आएंगे ऐसा बोल के जाते हैं। तो ऐसा ये सब हम परेशानियाँ ये कर रहे हैं। हमने तो परचेस किया है, अभी हम कहाँ जा सकते हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे कॉरपोरेशन को, विभागीय आयुक्त को कि उन्होंने हमारा जो तकलीफ है वो देखकर हमें कुछ सुविधा दीजिए, क्योंकि हम तो सब अभी टैक्स पेड करते हैं, सब कुछ हमारा अपडेटेड है। तो कॉरपोरेशन हमारे यहाँ ये साइड में भी थोड़ा खर्चा किया तो अच्छा हो जाएगा। ये आपने देखा कि आपने कॉम्प्लेक्स के अंदर जो रहने वाले थे, रहवासी थे, निवासी थे, उन्होंने बताया और उन्हीं के कहने पे उन्होंने कहा कि सर आप थोड़ा 10 कदम 20 कदम चलिए और कितने फासले पर कचरा डिपो आप अपने आंखों से देखिए। और ये हम आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं, प्रशासन को बताना चाहते हैं। आज जो अब देखिए एक महिला को हल्का चक्कर भी आ रहा है, उनकी उल्टी भी हो रही है। खैर हम भी बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं, हमें भी चक्कर आ रहे हैं, लेकिन क्या करें साहब, पत्रकार हैं, हमारे कर्तव्य निभाना तो पडेगा। सर इसके बारे में 2 शब्द बोल दीजिएगा। हे बघा, आता आपण कचरा डिपोजवळ आहोत। आता आमचं महत्त्वाचं एक असं म्हणणं आहे आम्हाला की बघ कचरा डिपोचं आणि राहणारे लोकवस्तीचं अंतर किती असावं। बघा ते अंतर किती आहे, 150 मीटरचं पण अंतर नाही, किमान ते 400 मीटरचं अंतर असावं असा त्याचा नियम आहे। ग्लोरिया सिटीचं पाहिलं फक्त ते 250 मीटरचं अंतर येतं। आम्ही पोल्युशन बोर्डला आणि इतरांना ते सांगितलं, अधिकाऱ्यांना सांगितलं, हो बाबाला फार त्रास होतो, अंतराचा तुम्ही हे केलेलं नाही, पालन केलेलं नाही, त्या अंतराचं तुम्ही जे निकष आहेत ते पाळलेले नाहीत। ते म्हणजे मोजून पहा, आता इथून तर रोडनं गेलो मोजलं तर खूप मोठं अंतर पडलं। मला हे सांगा, ही जी हवा आहे ही रोडनं जाते का सरळ जाते, याचं उत्तर देखील ते देऊ शकले नाहीत। तर हे असं असताना त्यांनी एवढं याच्यामध्ये बफर झोनची गरज आहे। नियम असा आहे की प्रत्येक साईडला बफर झोन पाहिजे। बफर झोन किमान 80 फुटाचा आणि त्यामध्ये वृक्षारोपण केलेलं पाहिजे चारही बाजूनं। तर चारही बाजू फक्त तो कत्तलखाना, तिथं फक्त भिंत आडवी आहे, तो कत्तलखाना आहे, तिथं अन्न होते। अहो ते अन्न देखील दूषित व्हायला लागलं लोकांचं। त्याच्या पाठीमागं तेच आहे, त्याच्या पाठीमागं कासंबरी दर्गा आहे, तिथं जवळजवळ 15,000च्या पेक्षा जास्त लोकसंख्या आहे। त्या लोकांना किती त्रास होतो, या लोकांना त्रास होतो। आमच्याकडे आजारी पडलेले लोक आहेत, खूप लोक आजारी पडले। मी म्हणतो आजच्या या पिरियडमध्ये, आतापर्यंतच्या पिरियडमध्ये मी त्याची गणना केली असताना कोविडच्या पिरियडमध्ये आमचे 17 लोक आमच्यातून निघून गेलेले आहेत, स्वर्गवासी झालेले आहेत। आणि त्या काळामध्ये होम आयसोलेशनमध्ये कमीत कमी 150 लोक आमचे होम आयसोलेशनमध्ये राहिले। आम्हाला आमचं ज्यावेळेस ऑक्सिजन लेवल तपासली जायची ती 70च्या खाली यायची, ती किमान 94-95 पाहिजे होती, फक्त 70 ते 75च यायची। घाबरले होते लोक। मला देखील कोविड ग्रस्त झालो होतो, गेलो, आता मला वाटलं मी गेलो आता, पण काय असेल माझं बलवत्तर, माझं नशीब बलवत्तर की काय मी तिथून जगून आलेलो आहे। तर असे माझे कितीतरी बांधव इथून गेलेत, एका घरातले 3-3 लोक गेलेत, त्यामधले यांची सून देखील गेलेली आहे। आत्ताच तुम्ही पाहिलं आमच्या मॅडम चक्कर आला इथं बसल्या, त्या चक्कर आलच्या पडायला आल्या होत्या, आता त्यांनी सावरलेलं आहे। काय काय करणार आम्ही इथं, कसं जगायचं इथं। अहो आम्ही माणसं आहोत, माणसासारखं वागावं आम्हाला। आमच्या ज्या मूलभूत गरजा आहेत,
अन्न वस्त्र निवारा, आता त्या सरांचा अन्न वस्त्र निवारा आहे, त्याच्याबरोबर शुद्ध वातावरण आहे, शाळा आहेत, आरोग्य आहे, ह्या मूलभूत गरजेमध्ये मोडते आमच्या मुलांची हे पावसाळा सुरू झाल्यापासून तिकडं डहारे थांबलेले आहेत, त्या तिकडं आपलं संभाजी चौक ते इथपर्यंत दर्ग्यापर्यंत रस्ता नाही जायला आम्हाला. पेडेगावच्या त्या मंदिरापासून त्या कचरा डिपोपर्यंत रस्ता नाही आहे. बऱ्याचशा महिला मुलांना नेताना किमान 3 महिला आमच्या तिथं पडल्या, लज्जित झाल्या. अहो त्यांना कसं वाटलं असेल, त्या पडल्या असतील, त्याचं इतर लोकांनी पाहिलं त्या महिलांना कसं वाटलं असेल, तर याचा विचार करावा तुम्ही. शासनाला आमची एकच विनंती आहे की आता बस झालं आहे, खूप झालं, आता खूप ताणलं तुम्ही आम्हाला. आता आमचा जर संयम तुटला, पुढं काय होईल, जी काही घटना घडेल त्याला प्रशासन आणि इथले आमदार आणि खासदार जबाबदार राहतील अशी माझी धारणा झाली. हाजी कासम्बरी नगर पड़ेगांव का रहने वाला हूँ. अभी आप देखिए कि हाजी कासम्बरी, इधर से बस्ती हाजी कासम्बरी नगर, इधर ग्लोरिया सिटी, इधर पेठे नगर, इधर अंसार कॉलोनी, करीब ये 20 से 25 हज़ार की आबादी है. इसके बीच में एक कचरा डिपो है. अभी हमने 26/7/2022 को हमारे निमाने साहब को निवेदन दिए. निवेदन में हमने ये रोड का बताए कि ये रोड पे गड्ढे कितने हो गए, क्या हो गया, और हमने उसमें अल्टीमेटम भी दिए कि हम 7 दिन में अगर ये रोड का काम नहीं करे, कम से कम हमको पैच वर्क करके दो. अगर पैच वर्क नहीं करके दिए तो हम 7 दिन के बाद रोड पे आ जाएंगे और महानगर पालिका की गाड़ियाँ रोकेंगे. तो निमाने साहब का ये बोलना था कि हम 4 दिन में काम चालू करते, आज उसको 6 दिन हो गए. अभी हमारे पास और 3 दिन है, और 3 दिन के बाद जो है तो हम सब लोग रोड पे आने वाले हैं और सब गाड़ियाँ रोकने, पूरी महानगर पालिका की हम गाड़ी अंदर नहीं आने देंगे. भले उसके लिए हमको उठा के जेल में डालो या कुछ भी करो, इसके लिए हम डरने वाले नहीं है. इस प्रकार से आपने देखा इस कॉलोनी के, आप देख सकते हैं एक वीआईपी कॉलोनी है, और हमने पहले कहा कि देख के ऐसा लगता है कि आप मुंबई के किसी भाग में आ गए हैं. लेकिन आपने तमाम जनता के दर्द को सुना, और ये बात हम आम जनता को नहीं कह रहे हैं, बल्कि उन्हें कह रहे हैं जो यहाँ अधिकारी है, जो नेता है. जैसा इन्होंने कहा है कि हमारा देश अमृत उत्सव मना रहा है और अभियान चल रहा है कि हर घर पे तिरंगा लगे अभियान चल रहा है. आप देखिए, इन्होंने कहा है कि हम उसका बहिष्कार करेंगे. तो ये अपने आप में दिल दहलाने वाली बात है कि हम जो देश का जश्न मना रहे हैं और जनता के कुछ लोग देख से सोसाइटी के लोग उसका बहिष्कार कर रहे हैं. तो ये शर्मनाक बात भी है. इसका जवाबदार कौन है? जैसे इन्होंने कहा है कि जितने अधिकारी हैं, चाहे कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, आमदार हो, खासदार, जितने भी हैं, उन्होंने खुल के आह्वान किया है कि आप यहाँ पर एक महीने के वास्ते रहिए, आपका राशन पानी जैसा आप लग्जरी ज़िंदगी जीते हैं वैसा हम आपको प्रोवाइड करेंगे. खाली 1 महीना आप रह के बताइए, 1 महीना रह के बताइए. अब देखिए कहाँ जा रही जनता, कितनी तकलीफ का शिकार है, कौन है आखिर जिम्मेदार? जैसा एक साहब ने, एक महिला ने, हमारी बहन ने बहुत अच्छी प्यारी बात कही है कि पहाड़ों के पास, यहाँ से अगर हम 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर चले जाए तो यह जगह है, जगह पर्याप्त मात्रा में, ऐसी बात नहीं है. और हम आज औरंगाबाद में देख रहे हैं कि संभाजी नगर और औरंगाबाद को लेकर 2 पार्टी आपस में भिड़ रहे हैं. पूरे महाराष्ट्र में अभियान चल रहा है, लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और एक संघर्ष चल रहा है. और देखिए आप, वही पार्टियां जो संघर्ष कर रही हैं, ये उन्हीं को कहने के मतदान करते हैं, इनको आमदार बनाते हैं, इनको खासदार बनाते हैं, इनको नगर सेवक बनाते, सारी बात करते हैं. अब देखिए एक परेशानी का शिकार है और आप लड़ाई लड़ने में मसरूफ हैं. तो अब देखिए, इन्होंने कहा, ये भी कहा है कि आसपास के अगर बस्ती को जोड़ लिया जाए तो 15 से 20-25 हज़ार की आबादी होती है. आने वाले समय में चाहे आमदार हो, चाहे खासदार हो, चाहे नगर पालिका हो, ये उनका बहिष्कार करने वाले हैं. और हमारा देश एक उत्सव मना रहा है कि हम 75वें साल में दाखिल हो रहे हैं, हमारा देश प्रगति की ओर जा रहा है. और आज देखिए लोग जीते जी अपने आप को नर्क में महसूस कर रहे हैं. इसका जवाबदार कौन है? इसको आप हल्के में ना लेके, भाई ये होता है, न्यूज़ वाले आते हैं, छपता है, क्या करे, शहर बहुत बड़ा है, अधिकारी भी क्या करेगा, अधिकारी थोड़े पता है. लेकिन आपका कर्तव्य बनता है, जैसा आप प्रयास कर रहे हैं एक नाम के लिए, संभाजी औरंगाबाद के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो जो लगभग नामुमकिन नजर आता है, ये आप इसलिए ओढ़ रहे हैं, हालांकि उससे कनेक्टेड मुद्दा नहीं है, लेकिन इसलिए कह रहे हैं जो नामुमकिन बात है आप उस पर संघर्ष करते हैं, राजनीति करते हैं. और एक कचरा डिपो अगर आप चाहें, अगर आमदार बैठे, खासदार बैठे, जितने अधिकारी बैठे, अगर चाहें सर जोड़ के बैठे, तो यहाँ से 20 किलोमीटर तो आप जा सकते हैं, संभव है. तो आप उसके ऊपर प्रयास नहीं कर रहे हैं. और जनता आज कह रही है कि हम मरने पे मजबूर हैं, घुटन महसूस हो रही है. तो आखिर कौन है जवाबदार? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता की बात थी, हमने आप तक पहुंचाया. तो उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा इन पर रहम करो. आप जैसे इन्होंने कहा कि हम इंसान हैं, देखिए आप, प्रशासन जिंदा है, सरकारें हैं, सारी बातें, नेतागंज है, और जनता कह रही है कि हम इंसान हैं. अब इससे गिरी हुई बात, इससे हारी हुई बात, इससे दुख दुनी बात और क्या हो सकती है? तो उम्मीद करते हैं कि इसको हल्के में ना ले, क्योंकि देखिए ऊपर वाले की आवाज़, ऊपर वाला भी है, जिसको हम भगवान कहते हैं, राम कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, उसकी लाठी में भी आवाज़ नहीं होती है.
अगर इनका मन दुखेगा, वो सुन लेगा, तो सोचिए फिर आपकी राजनीति भी गई, आपका बहुत कुछ गया। क्योंकि जब ऊपर वाला आता है फिर ये नहीं देखता है कौन क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि मानवता के आधार पर हम भी जो चिल्ला के आपको कह रहे हैं, एक मानवता के आधार पर कर रहे हैं कि आप आइए, प्लीज आइए, जितने भी अधिकारी है, जितने भी नेता है, आप यहाँ आइए। इन्होंने कहा है कि वेलकम, आप हमारे मेहमान हैं, आपको महीना भर खिलाएंगे पिलाएंगे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस दर्द को समझेंगे और आगे बढ़कर कुछ आप अच्छा करने का प्रयास करेंगे।